नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यूपी TGT एंड PGT एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है आपका, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इज रिलेटेड टू। तो आपका ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्स किससे रिलेटेड होता है? तो पहला आपका ऑप्शन है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा ऑप्शन है हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा कि ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज जो होता है आपका तीनों, हम जो है क्या प्रोड्यूस करें, ठीक है, किस तरीके से प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें, ये जो है 3 इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और ये जो आपका प्रश्न है वो अराइज होता है स्कार्सिटी यानी कमी की वजह से, ठीक है। आप सभी को पता है कि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, वो आपके लिमिटेड हैं और हमारी डिमांड क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो जब ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यही तीनों क्वेश्चन बनता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी हम किस जो है क्या प्रोड्यूस करें, जो है कैसे प्रोड्यूस करें, कैपिटल इंटेंसिव प्रोड्यूस करें कि जो है आपका लेबर इंटेंसिव, एंड किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो ये तीनों प्रश्न आपके ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट हमारा है प्राइस लाइन इज़ ऑल्टरनेटिवली इज़ नोन एज। जो प्राइस लाइन है उसको हम लोग अल्टरनेटिवली किस नाम से और जानते हैं? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन पहला है बजट लाइन, दूसरा ऑप्शन है आपका मार्केट ऑफर कर्व, तीसरा ऑप्शन है आपका मार्केट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व, एंड चौथा ऑप्शन है आपका जो है ऑल ऑफ दीज। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि प्राइस लाइन आपकी दो कमोडिटीज़ के बीच का जो हमारा बजट लाइन होता है वही हमारा प्राइस लाइन होता है, ठीक है। ये हमारा प्राइस लाइन है। सपोज़ आपकी कमोडिटी कोई X है और ये Y है, ठीक है। तो ये आपके बजट को बताता है कि आप कितना जो है इस कमोडिटी पे आप खर्च कर पाओगे, ठीक है। तो इसी को हम प्राइस लाइन को ही हम लोग बजट लाइन भी कहते हैं, मार्केट ऑफर कर्व भी कहते हैं, मार्केट अपॉर्चुनिटी कर्व भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब कंज्यूमर जब अब इक्विलिब्रियम में देखोगे, जब आपका बजट लाइन के टेंजेंट आपका क्या हो जाता है, इंडिफरेंस कर्व यानी IC इंडिफरेंस कर्व जब आपका टेंजेंट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि प्रोड्यूसर जो है इक्विलिब्रियम में है, यानी उसको जो है सेटिस्फैक्शन, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन गेन हो रहा है, साथ साथ वो जितना पैसा खर्च कर रहा है वो उसके बजट में है। मतलब याद रखिएगा कि ये आपके बजट पॉइंट पे है ना, बजट लाइन पे है। तो यहाँ पर जो है आपका कंज्यूमर क्या है, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन गेन कर रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एप्पल एंड आइसक्रीम आर द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ टाइप ऑफ गुड। तो एप्पल और आइसक्रीम किस तरीके के आपके गुड हैं? तो पहला ऑप्शन आपका एबनॉर्मल गुड, दूसरा आपका है नॉर्मल गुड, तीसरा आपका सब्स्टिट्यूट गुड, एंड चौथा आपका ऑप्शन है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो एप्पल और आइसक्रीम जो है ये आपके नॉर्मल गुड के कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब याद रखिएगा कि आपके पेपर में ये वाला प्रश्न भी पूछता है व्हाट इज़ सब्स्टिट्यूट गुड एंड व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि सब्स्टिट्यूट गुड क्या होते हैं। सपोज़ कि आप दो चीज़ें ले रहे हो, एक आपका चाय है और एक आपकी कॉफ़ी है, ठीक है। चाय और कॉफ़ी है, दो चीज़ें हैं। सपोज़ चाय की जो प्राइस है वो बढ़ गई तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई चाय की प्राइस बढ़ गई है। अब जो है आप किसकी डिमांड ज़्यादा करने लगोगे, कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा करने लगोगे। तो यहाँ पर रिलेशन किस तरीके का दिख रहा है आपका, पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। तो हमेशा ये पेपर में प्रश्न पूछता है, चाहे आपकी PGT GT हो या फिर CUET एम इकोनॉमिक्स हो, तो ये पूछता है कि टी और कॉफ़ी जैसे अगर आपका गुड है, ये कैसा गुड है? तो याद रखिएगा कि दीज आर द सब्स्टिट्यूट गुड, और इनके बीच का जो आपका संबंध होता है वो कैसा होता है, धनात्मक, यानी आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड जैसे आपका कार हो गया एंड पेट्रोल हो गया, तो कार और पेट्रोल का आप लोगे, ठीक है। तो कार और पेट्रोल को लोगे, सपोज़ कार की दाम बढ़ गए तो पेट्रोल का जो डिमांड है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। आप जो है पेट्रोल की डिमांड कम करने लगते हैं, फिर कार जो है कार का प्राइस घट जाए तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यानी आप कार ज़्यादा खरीदने लगोगे, इस वजह से जो है पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये कैसे गुड्स होगा, यहाँ पर कैसा संबंध देखने के लिए मिल रहा है, ऋणात्मक यानी नेगेटिव रिलेशनशिप, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड बोलते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर जो हमारा एप्पल एंड आइसक्रीम की बात किया गया वो हमारा नॉर्मल गुड है, तो मैंने ये समझाने के लिए आपको बताया था। नेक्स्ट हमारा द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड
इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डैश इन नेचर। तो अगर हम यहाँ पर आपका रिलेशनशिप देखते हैं प्राइस एंड डिमांड इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, तो आपका किस तरीके का नेचर यहाँ पर होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका क्वालिटेटिव, दूसरा ऑप्शन है क्वांटिटेटिव, तीसरा आपका ऑप्शन है कम्पिटिटिव एंड चौथा आपका ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा कि जब हम प्राइस और डिमांड की बात करते हैं, इलास्टिसिटी की बात करते हैं, तो हम इसको मेज़र करते हैं, यानी हम इसको नंबर्स में देखते हैं। ठीक है, ये आपका जो है आप देखोगे कि इलास्टिसिटी की डिग्रीज होती है, 5 डिग्रीज होती है। तो यहाँ पर हम कैसा एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये हम जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो जब हम रिलेशनशिप देखते हैं प्राइस और डिमांड के बीच में, इलास्टिसिटी को देख रहे होंगे, तो ये कैसा आपका है एनालिसिस, क्वांटिटेटिव है। इसको समझते हैं कि आपकी जो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो किस तरीके का, कितने तरीके का होता है, तो 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये आपके 5 तरीके के होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है पॉजिटिव इलास्टिसिटी। ठीक है, ठीक है, एक पॉजिटिव इलास्टिसिटी की बात नहीं करेंगे, हम डिग्रीज़ की बात करेंगे। एक में आपकी इलास्टिसिटी होती है 0, इलास्टिसिटी जो होती है एक आपकी 1 होती है, और एक आपका केस होता है इलास्टिसिटी इज़ इक्वल्स टू इनफाइनाइट, या फिर आपका इलास्टिसिटी होता है ग्रेटर देन 1 और एक लेस देन 1। तो ये 5 केसेस हैं आपके इलास्टिसिटी के। ठीक है, इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या आती है, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, इन्फिनिटी आ सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है और लेस देन 1 हो सकती है। दीज आर द 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। और आप देख भी रहे हो कि ये हम क्वान्टिटेटिवली मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। और बेसिकली याद रखिएगा कि यहाँ पर 1-2 ऐसी सिचुएशंस भी होती है जो कि आपकी इमेजिनरी होती है। एक आपका जो है 0 और इन्फिनिटी का केस हमारा जो है वो आपका इमेजिनरी केस होता है इस केस में। अच्छा, ज़रा हम समझते हैं कि जो आपका इलास्टिसिटी है, यहाँ पर अगर आपका वैल्यू, ठीक है, इलास्टिसिटी की जब वैल्यू आपकी इन्फिनिटी हो जाती है, सपोज़ आपकी इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर मतलब है ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, ये क्या है आपका परफेक्टली इलास्टिक का मतलब याद रखिएगा कि इलास्टिक का मतलब क्या है, आपका चेंज है ना, परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, इलास्टिक का मतलब आपका क्या होता है, चेंज है ना। यहाँ पर क्या आपकी डिमांड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आपके डिमांड में चेंज देखने के मिल रहा है। सपोज़ आप ग्राफिकली इसको समझोगे तो यहाँ पर हमारा सपोज़ क्वांटिटी डिमांड है और ये हमारा प्राइस है। ठीक है, आप देखो, आप क्वांटिटी को बदल सकते हो पर आज का आपका प्राइस स्टिल वही 10 रुपीज़ ही रहेगा। आप क्वांटिटी को Q1 से Q2, Q2 से Q3 चले जा सकते हो। तो ये कैसा इलास्टिसिटी आपका, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, यानी आप अपने डिमांड को मतलब कि यहाँ पर चेंज कर सकते हो, पर आप इनफाइनाइटली चेंज कर सकते हो, पर आपका जो प्राइस है स्टिल वही रहेगा। इस वजह से जो इलास्टिसिटी की वैल्यू आती है वो आपकी क्या आती है, इनफाइनाइट आती है। ओके, तो अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन QD डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर आपके प्राइस में क्या हो रहा है, चेंज 0 हो रहा है ना, तो 0% में आपके प्राइस में चेंज आ रहा है, पर आपकी सपोज़ की क्वांटिटी डिमांड में चेंज जो है 5% आ गया। तो आप सभी को पता है कि 5/0 इज इनफाइनाइट, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी हमारी क्या आ जाती है, इन्फिनिटी आ जाती है। इसी तरीके से हम और जो है 5 पॉइंट्स मतलब 3 पॉइंट 4 पॉइंट और इसको समझ लेते हैं। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो एक आपका होता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, लिखते चलिएगा अगर आप पढ़ रहे होंगे तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है क्या, सॉरी इन इलास्टिक होगा, इलास्टिक वाला मैंने बताया था, इन इलास्टिक डिमांड। अब इसमें क्या होती है कि जो ED की वैल्यू होती है वो आपकी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी इस केस में हमारा जो प्राइस है वो सिर्फ बदल रहा होगा। ठीक है, प्राइस में आपके चेंज आ रहा होगा। सपोज़ प्राइस 10, क्योंकि आपका ये प्राइस है और यहाँ पर आपकी क्वांटिटी डिमांड, आपकी प्राइस 10 से 20 हो गई, पर आपका जो डिमांड है स्टिल वो कितना रहा, 5। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब होता है देयर इज़ नो चेंज इन डिमांड, यानी आपके डिमांड में कोई भी बदलाव नहीं आया है। आप अगर फॉर्मूले पे रखोगे तो आपको फॉर्मूला यहाँ पर पता है कि क्या होता है, डेल्टा Q है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन जो है आपके प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे
कि आपका जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या है, आपका 0 है, परसेंट चेंज आया है, पर आपकी प्राइस जो है 5% बदल गई है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये हमारा क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक में आप देखोगे कि जो आपका ग्राफ होता है इस तरीके से होता है, और यहाँ पर आपका जितना क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया है, ठीक है, उतना ही जो है आपके प्राइस में भी चेंज आएगा। ठीक है, सपोज़ कि आपकी प्राइस जो है 10 रुपये थी और 5 रुपये आप क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, आपका जो प्राइस है वो 5 रुपये कम हुआ है, तो आपकी क्वांटिटी डिमांड भी 5 रुपये बदलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चेंज जो आ रहा है वो दोनों में सेम आ रहा होगा। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मतलब समझ लो कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये भी 5% हुआ होगा और ये भी 5% हुआ होगा, तो दोनों की वैल्यू कट के 1 आ जाएगी। यानी यहाँ पर इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है आपके यूनिटरी इलास्टिक में। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, क्लियर, इसको हम लोग यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हमारा है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, रिलेटिवली या फिर हम लोग उसको हाईली इलास्टिक भी कहते हैं, ये वर्ड याद रखिएगा कि रिलेटिवली इलास्टिक को हम लोग क्या कहते हैं, आपके हाईली इलास्टिक कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, और आपका हाईली इलास्टिक कहते हैं। अब ये है कि इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आती है। अगर इसका आप ग्राफ देखोगे तो काफ़ी फ्लैटर इसका ग्राफ होता है। हमने पढ़ा है कि फ्लैटर द डिमांड कर्व हायर विल बी द इलास्टिसिटी, यानी जितना ज़्यादा आपका फ्लैट कर्व होगा उतनी ज़्यादा हमारी इलास्टिसिटी भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस कम हुआ है पर हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है ज़्यादा बदल जाए। ठीक है, थोड़ा सा ही प्राइस चेंज हुआ, सपोज़ कि हमारा 10 रुपये था कीमत, ये आपका प्राइस है। ठीक है, 10 से जो है सिर्फ 8 बदला है, पर हमारी क्वांटिटी डिमांड 5 से जो है 10 बढ़ जाए, तो ये हमारी जो है क्या हो जाएगी, आपकी ग्रेटर देन 1 का केस बन जाएगा। अगर आप इसको देखोगे फॉर्मूले के हिसाब से, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आप यहाँ पर देखोगे कि अगर आपकी प्राइस जो है वो सिर्फ जो है उसमें 2% चेंज आया है, पर आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो कितनी बदल गई, वो आपकी जो है 10% बदल गई। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको जो है 5 आएगा। 5 इज़ ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर आपका ग्रेटर देन 1 का केस आएगा। ठीक है, तो ये हम इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक या फिर हाईली इलास्टिक बोलते हैं। लास्ट केस हमारा है आपका रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, आपका याद रखिएगा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। अब ये क्या है, तो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड जो होता है इस केस में जो आपका ग्राफ होता है वो स्टीपर होता है। स्टीपर का केस मतलब आपका यहाँ पर ईडी की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। आप यहाँ पर देखोगे कि प्राइस जो है ज़्यादा बदलता है, प्राइस में ज़्यादा बदलाव आता है, पर आपकी क्वांटिटी डिमांड उस तरीके से नहीं बदलती। सपोज़ आपकी प्राइस जो है 10 से 5 हुई, पर क्वांटिटी डिमांड 1 से 2 ही बढ़ी होगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपके रिलेटिवली इन इलास्टिक। अब इसका वैल्यू देखो तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में सिर्फ 2% का बदलाव आया होगा, पर प्राइस आपकी जो है वो 5% बदल गई होगी। अब अगर इसको आप डिवाइड करके निकालोगे तो वैल्यूज़ क्या आ जाएगी आपकी, समथिंग पॉइंट में आ जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट में जब वैल्यूज़ आ गई, सपोज़ आपका यहाँ पर जो है 0.5 एक ले रही हूँ मैं, तो यहाँ पर आपका इज़ लेस देन 1। ठीक है, तो ये आपका रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड है। तो ये 5 कंडीशंस आपके होते हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, तो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है, दोज बेनिफिट विच आर अवेलेबल टू फर्म फ्रॉम इट्स ओन एक्टिविटीज़ नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ऐसी जो दोज बेनिफिट यानी वो बेनिफिट जो कि अवेलेबल होती है फर्म को अपने एक्टिविटीज़ से, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। आप सभी को पता है कि आपके 2 इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होते हैं, एक आपका एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होता है और एक आपका क्या होता है इंटरनल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। ठीक है, ओके, तो हम लोग इसको ज़रा समझ लेते हैं आपके इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। तो यहाँ पर पहली बात तो जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो फर्म है वो खुद से ही बेनिफिट कर रहा है, तो वो आपका इंटरनल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हुआ। ठीक है, यानी जो इंटरनल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होता है इसमें देखोगे कि जो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हो रही है वो आपके इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, मतलब आपके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मतलब आपको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हो रही है, तो उसको हम लोग इंटरनल बोलते हैं। जबकि एक्सटर्नल में क्या होता है, हमें एडवांटेज मिल रहा होगा बाहर से। ठीक है, एडवांटेज ऑफ इंडस्ट्री एज अ होल हम पूरी तरीके से देखें तो वो हमारा क्या होता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। ठीक है, यानी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आर बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ फर्म एज इट एक्सपेंड इट्स प्रोडक्शन।
ठीक है, जब अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड कर रही है तो उसे क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या एडवांटेज मिल रहा है। ओके, यानी हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या करता है, रिड्यूस कर देता है हमारा एवरेज कॉस्ट को। ठीक है, हमारे एवरेज कॉस्ट को ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, जैसे आपका अगर हम इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करें तो इंटरनल आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है हमारा, जैसे लेबर इकोनॉमीज़ हो गया, मैनेजरियल इकोनॉमीज़ हो गया, मार्केटिंग टेक्नोलॉजी हमारी ये सब अच्छी हो जाए, तो ये इंटरनल इकोनॉमीज़ हमारे मतलब इंटरनली हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करवाएगी, एडवांटेज में रखेगी। पर वहीं पर हमें बाहर से फ़ायदा मिल जाए तो जैसे गवर्नमेंट का एक्शन हो जाए, है ना, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर दे, ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, फर्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल एंड सेकेंड वन इज़ इंटरनल। ठीक है, आपका 2 होता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है वो फर्स्ट वाला है। सप्लाई ड्यूरिंग वेरी शॉर्ट पीरियड वुड बी, तो आपका जो सप्लाई आपका शॉर्ट पीरियड में अगर हो रहा होगा तो वो कैसा होगा, याद रखिएगा कि आपका परफेक्टली इलास्टिक होगा, इन इलास्टिक होगा। परफेक्टली इन इलास्टिक का केस मतलब क्या होता है, आपका जो सप्लाई का वो होगा जाएगा आपका कैसा हो जाएगा, वर्टिकल। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये सप्लाई है, ये क्वांटिटी है और ये आपका प्राइस है। तो अगर हमारा शॉर्ट पीरियड में जो है सप्लाई देखा जाए तो आप जो है एक लिमिटेड अमाउंट करोगे कि हम 5 ही सप्लाई करेंगे, हम इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, अपने उसमें अपने प्राइस को बढ़ा घटा सकते हो। तो जब आपका इस केस में देखेंगे तो इलास्टिसिटी हमारी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। याद रखिएगा कि सप्लाई ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड, ठीक है, शॉर्ट पीरियड में हमारा जो सप्लाई होता है वो कैसा होता है आपका, उसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी कैसी होती है, इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी इसकी जो इलास्टिसिटी होती है आपकी ज़ीरो होती है, यानी परफेक्टली इनलास्टिक है। मतलब आपकी सप्लाई क्या होती है, ज़्यादा बदलती नहीं है, आप प्राइस बढ़ा घटा सकते हो पर आपकी जो सप्लाई है स्टिल वो क्या रहती है, आपकी सेम रहती है शॉर्ट पीरियड में। तो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड इन इकोनॉमिक्स, इसको समझते हैं थोड़ा। तो जो आपका शॉर्ट पीरियड होता है, ठीक है, उसको समझिएगा कि इसमें 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या लेते हैं, फिक्स ले लेते हैं। जैसे आप एग्जांपल लो कि जब शॉर्ट पीरियड होता है वो आपका 1 से लेके 4-5 महीने तक भी हो सकता है। तो इस केस में आप देखोगे कि सिर्फ आप एक अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या करते हो, फिक्स कर देते हो। जैसे आपका कैपिटल है और आपका लेबर है, तो आप कैपिटल को फिक्स कर दोगे और लेबर आपका क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, क्योंकि आप 1-2 महीने के लिए ही प्रोडक्शन कर रहे हो। तो आप जो है इसमें सिर्फ कैपिटल को जो है क्या करोगे, फिक्स करोगे और लेबर को चेंज करोगे। जबकि अगर तुम लॉन्ग रन में, यहाँ पर ये क्या था, शॉर्ट रन, ठीक है, शॉर्ट रन में हम एक जो है आपके फैक्टर को फिक्स कर देते हैं। 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन। जबकि लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में हम जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, चाहे आपका कैपिटल हम लेके चल रहे हो, चाहे हम लेबर लेके चल रहे हो, चाहे हम टेक्नोलॉजी लेके चल रहे हो, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं इसमें। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, बदलाव करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, ठीक है, तो ये हमारा लॉन्ग रन होता है। जबकि शॉर्ट रन में क्या किया हमने, आपका 1-2 मंथ के लिए प्रोडक्शन किया एंड 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया। जबकि लॉन्ग रन में ऐसा नहीं था, लॉन्ग रन में हमें सारी चीज़ें बदलनी पड़ती, क्योंकि लॉन्ग रन जो होता है आपका काफ़ी लंबा समय होता है। ओके, तो इस वजह से ये आपका होता है। क्लियर, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। दोज कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, वो कॉस्ट ऐसा कॉस्ट है जो का आउटपुट का लेवल बढ़ते जाता है, वो परिवर्तित नहीं होता है। तो आपका जो फिक्स कॉस्ट होता है, जैसे जैसे आपका आउटपुट लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका फिक्स कॉस्ट जो है परिवर्तित नहीं होगा। जबकि आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपका क्या होता है, चेंज होता रहता है जैसे जैसे हमारा क्या होता है, आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है। ठीक है, ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को कि प्रोडक्शन आपका, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हमें क्यों लग रहा है, क्योंकि हम वेरिएबल फैक्टर को क्या कर रहे होंगे, एम्प्लॉयड कर रहे होंगे। वेरिएबल फैक्टर जैसे आपका लेबर, आप लेबर रख रहे होगे, इस वजह से आपका जो है कॉस्ट ज़्यादा लग रहा होगा, है ना। तो जो है वेरिएबल फैक्टर के लगने की वजह से आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है बदलेगा, पर जो आपका फिक्स कॉस्ट है वो चेंज नहीं होता। जैसे जैसे अगर आपका आउटपुट बदलेगा, आपका जो कॉस्ट है वो आपका नहीं बदलेगा, मतलब फिक्स कॉस्ट स्पेशली। ठीक है, तो याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ कॉस्ट को थोड़ा हम समझ लेते हैं, हो सकता है आपके पेपर में यहाँ से एक प्रश्न बन जाए। तो अगर हम फिक्स कॉस्ट को समझे तो फिक्स कॉस्ट क्या होता है आपका, जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे ही हमारा फिक्स कॉस्ट जो है परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये आपके फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो है लगता है।
ठीक है, क्योंकि आपका जो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे आपका क्या कैपिटल इज़ योर फिक्स फैक्टर, तो उस पर जो कॉस्ट लगता है वो आपका फिक्स कॉस्ट होता है। वैसे ही आपका जो लैंड होता है, समटाइम्स उसको हम फिक्स लेते हैं, उस पर भी फिक्स कॉस्ट आपका लगता है, वो आपका चेंज नहीं होता जब जल्दी, ठीक है। द कॉस्ट विच डू नॉट वेरी विथ चेंजिंग इन आउटपुट, यानी हमारे आउटपुट के बदलने की वजह से हमारा जो है कॉस्ट नहीं बदलता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट। जबकि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि हम आपके जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम ज़्यादा लेबर भी लगाएंगे, तो ज़्यादा लेबर लगाएंगे तो उसकी वजह से हमारा जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो आपका वेरिएबल कॉस्ट, जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है। अब आप सभी को पता है कि जो टोटल कॉस्ट होता है वो हमारा दोनों का सम होता है, आपके फिक्स कॉस्ट का, ठीक है, और प्लस वेरिएबल कॉस्ट का, है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि टोटल कॉस्ट हमारा जो होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट से मिलके बना होता है। क्लियर, इस चीज़ से क्लियर रहेगा। और एक आपका कॉन्सेप्ट है व्हाट इज़ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड व्हाट इज़ इम्प्लिसिट कॉस्ट। जैसे आपका कोई फर्म है, आपके फर्म में 4 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, 4 लोग को तुम जो है सैलरी देते हो, वो 4 लोग को तुम क्या कर रहे हो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट तुम्हारे ऊपर लग रहा है, ठीक है। यानी फर्म क्या कर रही है, इस कॉस्ट को डायरेक्टली पे करती है, ठीक है, और उसका जो अकाउंटिंग शीट होता है उसमें ये चीज़ लिखा होता है, ठीक है, ये क्लियर अमाउंट होता है कि ये देना ही देना इन 4 लेबर्स को। जबकि इम्प्लिसिट कॉस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट इज़ इम्प्लिसिट कॉस्ट। सपोज़ मैं अपने ही फर्म में काम कर रही हूँ, मैं सपोज़ इसी यूट्यूब चैनल पे मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या अपने आप को कोई कॉस्ट पे कर रही हूँ, मैं कोई अपने आप को जो है सैलरी दे रही हूँ, नहीं दे रही हूँ ना। तो दिस इज़ कॉल्ड एज ए इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी हम अपने आप को पैसा नहीं देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है। क्लियर, तो ये आपका याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ कॉस्ट हुआ, और भी बहुत सारे टाइप्स है पर यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ द शेप ऑफ AR अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो ये आपके परफेक्ट कंपटीशन में आपके AR का शेप कैसा होता है, तो याद रखिएगा कि एवरेज रेवेन्यू का शेप जो है इस तरीके से होता है आपके परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में हमारा एवरेज रेवेन्यू जो है आपके क्वांटिटी एक्सिस के जो है पैरेलल होता है, मतलब आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, ओके। और यहीं पर आपका इसको हम लोग प्राइस भी कहते हैं, और यही हमारा जो है डिमांड कर्व भी होता है। क्लियर, ये हमारा डिमांड कर्व भी होता है आपके परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत। अब परफेक्ट कंपटीशन क्या है, तो परफेक्ट कंपटीशन एक टाइप ऑफ मार्केट है जहाँ पर कि आपके लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और यहाँ पर आपका होमोजीनियस प्रोडक्ट पाया जाता है, ठीक है, ओके, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। और आपका याद रखिएगा कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, पर जो फर्म होती है यहाँ पर क्या होती है, प्राइस टेकर होती है, ठीक है, प्राइस को क्या करती है, टेक करती है, ना कि मेक करती है, ठीक है। फर्म इज़ प्राइस टेकर हियर, यानी आपका जो प्राइस होता है वो कहाँ डिसाइड होता है, इंडस्ट्री में डिसाइड होता है आपके परफेक्ट कंपटीशन में। और आप आसानी से इस फर्म में एंटर और एग्ज़िट भी कर सकते हो, यानी कि इस कंपटीशन के अंतर्गत आप आराम से एंट्री भी ले सकते हो और एग्ज़िट भी कर सकते हो। पर याद रखिएगा कि यहाँ पर प्रोडक्ट कैसा होता है आपका, होमोजीनियस इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर में पूछता है। होमोजीनियस यानी आइडेंटिकल प्रोडक्ट पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका बी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, यानी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, जहाँ पर कि प्रोड्यूसर क्या करेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करेगा, हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है। आपके प्रोड्यूसर का जो संतुलन है आपका कहाँ होगा, जहाँ पर कि प्रोड्यूसर आपका जो है मैक्सिमम जो है प्रॉफिट को गेन करेगा, ओके, क्लियर। तो वहाँ पर आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, द फर्म इज़ नॉट अ प्राइस मेकर अंडर, जो आपका फर्म होता है वो प्राइस मेकर नहीं होता है। तो अभी जस्ट मैंने बताया है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत जो फर्म होती है वो आपकी क्या होती है, प्राइस टेकर, ना कि प्राइस मेकर। जबकि मोनोपोली में क्या है, मोनोपोली एक ऐसा मार्केट कंडीशन है जहाँ पर कि वन सेलर होता है आपका, और ये जो फर्म होती है यहाँ पर प्राइस टेकर और प्राइस मेकर खुद ही होती है, ठीक है। यानी यहाँ पर फर्म एज अ इंडस्ट्री के तरह से जो है काम करती है आपकी मोनोपोली में, यानी एकाधिकारी मार्केट में। और आप सभी को पता होना चाहिए ना कि मोनोपोली में जो है डिफरेंट प्राइजेस को चार्ज किया जाता है। जैसे आप रेलवेज़ को देख लो कि आपके डिफरेंट लोगों से डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करता है रेलवे। स्लीपर क्लास भी है, एसी में भी 3 टियर्स है, तो डिफरेंट प्राइजेस को चार्ज करता है। मोनोपोली में आपको रेस्ट्रिक्शन होता है, आप एंटर नहीं कर सकते हो इस मार्केट में, ठीक है।
और काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके रेस्ट्रिक्टेड होता है ये मार्केट कंडीशन। ओके, मोनोपोलिस्टिक में हम लोग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट देखते हैं। आपके यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, काफ़ी रियलिस्टिक मार्केट कंडीशन आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। जैसे आपके बगल में भी जितनी दुकान है ना, वहाँ पर जितने भी मैक्सिमम प्रोडक्ट आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के मिलते हैं। क्लियर। और ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं। यहाँ पर आपकी कार की कंपनी जैसे गिनी चुनी आ गई, और यहीं पर हम कार्टेल का कंसेप्ट देखते हैं और आपके किसका कंसेप्ट देखते हैं, कोलूजन का, है ना, कोलूजन का कंसेप्ट और कार्टेल का जो है आपका नॉन कोलूजन का भी कंसेप्ट देखते हैं आपके ओलिगोपोली। मतलब यहाँ पर कुछ जो कंपनीज होती हैं, जो कुछ फर्म्स होती हैं, वो एक साथ मिलके जो है प्राइस को क्या करती हैं, डिसाइड करती हैं और उस पर अपने कमोडिटीज़ को सेल करती हैं, और वहीं पर जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट आता है, और यहीं पर हम लोग किंग्ड डिमांड का कंसेप्ट भी पढ़ते हैं। तो ये जो है ओलिगोपोली काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेटिंग फोर्स बिटवीन बायर एंड सेलर। कौन सा ऐसा एक फोर्स है जहाँ से कि आपके बायर्स एंड सेलर के बीच में जो है आपका कोऑर्डिनेशन बनता है। तो आपका याद रखिएगा कि मार्केट प्राइस एक ऐसा मतलब आपका एंटिटी है जिससे कि आपके बायर्स एंड सेलर के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, वरना बार्टर सिस्टम ऑफ ट्रेड हो, बार्टर सिस्टम काम करने लगेगा। ठीक है। व्हाट इज़ टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू आपका क्या होता है, तो टोटल रेवेन्यू हमारा, हम एवरेज रेवेन्यू को जब मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी से तो भी हमारा टोटल रेवेन्यू गेन होता है, और अगर हम समेशन MR कर दें, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू कर दें, तो भी हमारा टोटल रेवेन्यू गेन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो यानी ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन, AC राइज MC ऑल्सो राइजेस। तो आपका जो AC राइज होता है, मतलब आपका एवरेज कॉस्ट राइज होता है, इस तरीके से आप देखोगे कि एवरेज कॉस्ट होता है, आपका मार्जिनल कॉस्ट आप देखोगे कि ज़्यादा तेज़ी से राइज होगा। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट आपका ज़्यादा तेज़ी से राइज होता है, यानी मार्जिनल कॉस्ट राइजेज शार्पली। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रीज़न टू डिक्रीज़ इन सप्लाई। क्यों आपका सप्लाई डिक्रीज़ होगा, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका ऑल फॉल इन फैक्टर प्राइजेस। फैक्टर प्राइसेस का फॉल हो रहा है तो सप्लाई बढ़ जाएगी ना, क्योंकि भाई आपके लैंड लेबर कैपिटल सस्ते में पड़ रहा है उसको प्रोड्यूसर को, तो यहाँ पर प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है फॉल इन द प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। क्या आपके सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस के फॉल करने से प्रोड्यूसर को इम्पैक्ट पड़ेगा, नो। राइज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर प्राइसेस। अब देखिए वही जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड लेबर कैपिटल अगर महंगा हो जाएगा तो सप्लाई आपकी कम हो जाएगी। ईजी क्वेश्चन था, यानी ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ फॉलोइंग इज़ द फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन सा आपका फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, पहला आपका लेबर है, दूसरा आपका ऑप्शन है रॉ मटेरियल, एंड तीसरा आपका जो है ऑप्शन है बिल्डिंग, एंड चौथा ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका बिल्डिंग। देखिए जो लेबर होता है वो भी आपका चेंज होता है, रॉ मटेरियल्स भी कल आप कम ले सकते हो, आज ज़्यादा भी ले सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी आपके यहाँ पर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, पर बिल्डिंग जो है रोज़ रोज़ तुम नहीं बदल सकते, तो दिस इज कॉल्ड एज अ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर। स्टैटिस्टिक्स इज़ अ प्लूरल सेंस डील्स विथ। तो आपका जो है स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस में किससे डील करता है, तो याद रखिएगा ये न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन से डील करता है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट हमारा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है आप सभी के लिए। ओके, हाँ, विच व्हाट आउट फॉलोइंग इज़ द पोजिशनल एवरेज। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका पोजिशनल एवरेज क्या होता है, क्या आपका मीडियन इज योर पोजिशनल एवरेज, आपका जो मोड होता है वो पोजिशनल एवरेज होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि दोनों जो है आपके पोजिशनल एवरेज होते हैं, यानी आपका याद रखिएगा कि देखिए मीन क्या होता है, मीन इज़ योर एवरेज, मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट वैल्यू, है ना। यहाँ पर आपकी क्या फाइंड होती है, मिडल मोस्ट वैल्यू फाइंड होती है। ठीक है, मिडिल मोस्ट वैल्यू फाइंड होती है। मोड में हम क्या देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार बार आकर होता है वो आपका मोड होता है। अब आपको पता होना चाहिए एक फार्मूला, रिलेशन काफ़ी पूछता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये किसका फार्मूला है, आपके मोड का। ठीक है, यानी मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये रिलेशन आपके बहुत सारे पेपर्स में आता है, चाहे आप PGT देख लो, चाहे TGT देख लो, चाहे CUET देख लो, तो ये वाला रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीडियन क्या बताता है, मिडिल मोस्ट वैल्यू, मीन इज़ योर एवरेज, एंड मोड आपका सबसे ज़्यादा जो है अकर होने वाला जो नंबर है उसको बताता है आपका मोड। ठीक है, यानी ये सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है।
ओके, आपका लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हम लोग उसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा ये हमारा रेंज होता है। ठीक है, रेंज हमारा, अगर हमारा डाटा सेट दिया हुआ है उसमें हम जब लार्जेस्ट वैल्यू में से आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर दें तो ये हमारा रेंज हो जाता है। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज की बात कर लें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं पर लिख लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, जब हम लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाता है। लिख लीजिएगा आप लोग इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद आपका इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ मीन डेविएशन। मीन डेविएशन यानी हमारा मीन से डाटा क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है। पर हम मीन डेविएशन को दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन होता है और एक आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन होता है। मोड से कभी भी हमारा मीन डेविएशन नहीं निकलता है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है कार्ल पियर्सन ने कंसेप्ट दिया है, इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। वेरिएंस इसी से निकालते हैं, अगर हम सिग्मा का स्क्वायर कर देते हैं तो ये हमारा वेरिएंस आ जाता है। ठीक है, ये हमारा वेरिएंस आ जाता है। व्हाट इज़ क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 माइनस Q1। ठीक है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा क्वार्टाइल डेविएशन होता है। यानी जो आपका क्वार्टाइल डेविएशन होता है, यानी हम अब एक अगर रस्सी लिया है हमने, 3 कट्स लगाएंगे तो वो 4 पार्ट्स पर डिवाइडेड होंगी। तो हम उसमें जो देखेंगे कि हर पार्ट जो है 25% से निकला हुआ है। ठीक है, अगर सपोज़ ये एक रस्सी लिया मैंने, उसको 3 कट मारा मैंने, ठीक है, आपका इक्वली कट होगा। यहाँ पर मैंने इक्वल नहीं माना है तो यहाँ पर आपका इक्वल कट होगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पर 25%, ये आपका 25%, ये भी 25%, यानी ये डाटा को किस तरीके से डिवाइड कर रहा है आपका 25% में। तो ये हमारा क्वार्टाइल डिवीजन है। यानी Q3 माइनस Q1 करेंगे, ठीक है, आपका Q3 माइनस Q1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्वार्टाइल, ठीक है, डेविएशन। क्लियर, Q3 माइनस Q1 इज़ और क्वार्टाइल डेविएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर में भी काफ़ी पूछता है। और अगर हम हम Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 करेंगे तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन आता है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन किस तरीके से निकलेगा, तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी लिख लीजिएगा यहीं पर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये हमारा कैसे निकलता है, तो ये हमारा निकलेगा आपका Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। ठीक है, ये हमारा निकल जाता है आपका क्वार्टाइल जो है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। नेक्स्ट लास्ट हम लोग क्वेश्चन लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में कवर कर लेंगे। तो वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज लाइज बिटवीन, ये आपके देखिए CUET में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपके PGT में भी आया है, TGT में भी आया है। तो क्या वैल्यू है आपके कोरिलेशन कोफिशिएंट की, तो हमेशा 0, -1 और 1 के बीच में लाई करती है। ओके, अब जो -1 होता है वो आपका नेगेटिवली कोरिलेटेड होता है, जबकि प्लस आपका +1 इज़ योर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, यानी परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड, और ये परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड होता है। ठीक है, तो कोरिलेशन हमेशा क्या होता है, -1 एंड 1 के बीच में। ओके, तो आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी तो शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, जिससे कि आपको लगातार हमारे चैनल पे वीडियो मिलते रहे। अपने जो है तैयारी को जारी रखिए, हम ये आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे कि आपको वो वीडियो अवेलेबल कराया जा सके और आपकी तैयारी में मेरा जो सहयोग होगा वो आपको लगातार मिलते रहेगा। तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।